सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चालू करते हैं अपना कंपनीज एक्ट, जो अपना नया एक्ट रहने वाला है। कंपनीज एक्ट अपना है 2013 का। इससे पहले कंपनीज एक्ट कब का था? 1956 का। 1956 के बाद जो अपना रिपेल होकर कंपनीज एक्ट नया आया, दैट इज ऑफ 2013। 2013 में मेजर चेंजेस जो अपन को देखने को मिले थे, अपन ने कुछ चेंजेस डिस्कस करे थे, जिसमें सबसे पहला चेंज था आपका वन पर्सन कंपनी का कंसेप्ट आपका आ गया। वन पर्सन कंपनी का मतलब क्या हो जाता है? एक इंसान कंपनी बना सकता है, जो पहले अपने लिए फीचर अवेलेबल नहीं था पुराने कंपनीज एक्ट के अंदर। साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी अपन ने बढ़ाने की कोशिश करी, एंड साथ ही साथ अपन ने पेपर वर्क, जो पहले अपन सारी चीजें ऑफलाइन करते थे, अब अपन ने ऑनलाइन मोड में करनी स्टार्ट कर दी। कंपनी बनाने के प्रोसेस से लेकर कंपनी बंद करने तक सारी की सारी चीजें आज की तारीख में ऑनलाइन होती है। जो आपकी वेबसाइट है, दैट इज एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की जो आपकी वेबसाइट है, वहां पर अपनी सारी की सारी चीजें अपने लिए अवेलेबल है। चाहे वो फॉर्म्स फाइल करना हो, चाहे कंपनी इनकॉर्पोरेट करना हो, चाहे कंपनी को बंद करना हो, ये सारी की सारी चीजें आप कर सकते हैं एमसीए की वेबसाइट के ऊपर जाकर, जहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। क्लियर? अब कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए जो आपको सबसे जरूरी चीज समझने की है, अगर अपन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट समझे कंपनी इनकॉर्पोरेट किस तरीके से होती है, सबसे पहले आपको एमसीए पे जाकर नेम रजिस्टर करना पड़ेगा। नेम रजिस्टर करने के लिए आपको रन फॉर्म भरना पड़ेगा। रन फॉर्म का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व यूनिक नेम। ये सारी चीजें आप लिखते हुए चले। कुछ शॉर्ट फॉर्म्स भी है जो अपन डिस्कस करेंगे, ताकि साथ में अपन को जब अपन रीडिंग लगाएंगे उस चीज की, तो अपन को ध्यान रहे। एक बार पूरा ओवरव्यू अपन चैप्टर का समझ लेंगे, उसके बाद अपन नोट से रीडिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। कंपनी फॉर्मेशन से लेकर कंपनी को बंद करने का पूरा प्रोसेस कैरी आउट किया जाएगा एमसीए की वेबसाइट पे, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट के ऊपर। सेकेंडली जो आपको चीज समझनी है, जो सबसे पहला फॉर्म आप लोग भरेंगे, दैट वुड बी रन, RUN, रिजर्व यूनिक नेम, जिससे आप जो भी सजेशंस है, जो नाम आप रखना चाहते हैं, वो आप एमसीए को भेजेंगे। अगर वो नाम अवेलेबल होगा तो आपको दे दिया जाएगा, नहीं अवेलेबल होगा तो आपको सजेशंस बता दिए जाएंगे। आप चाहे तो उसमें से सिलेक्ट करें, या फिर आप दूसरा नाम भी वापस सबमिट कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें आपको रन के अंदर बताई जाएगी। उसके बाद एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको फॉलो करना पड़ेगा, यानी आपकी तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, जिसमें आपका एमओए आ जाता है, एओए आ जाता है, एंड अदर डिटेल्स आ जाती है अबाउट डायरेक्टर्स। साथ ही साथ एक प्रोफेशनल का सर्टिफिकेट की सारी कंप्लायंसेस आपने पूरी कर ली है, वो आप सबमिट करेंगे एमसीए को। एमसीए सारी चीजों को चेक स्क्रूटनाइज करने के बाद डिसाइड करेगा कि आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए या नहीं। अगर अलाउ कर देता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपका इशू हो जाएगा। जैसे इंसान के लिए उसका बर्थ सर्टिफिकेट होता है, उसी तरीके से कंपनी के लिए उसका बर्थ सर्टिफिकेट क्या हो जाएगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, उसके फीचर्स उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपने नोट्स से। सबसे पहली चीज जो अपन को बताई गई है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपनी। कंपनी की डेफिनेशन अपन को बताई गई है सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर। दैट इज कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। इससे जस्ट पहले जो अपना कंपनीज एक्ट चल रहा था, दैट वाज ऑफ 1956, या उससे पहले भी कोई एक्ट चल रहे थे, अगर उसमें भी कोई पर्टिकुलर एंटिटी एज अ कंपनी रजिस्टर्ड है, वो कंटिन्यू करेगी एज बीइंग अ कंपनी अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट ऑल्सो। यानी आप चाहो इस एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराओ, एंड अगर आपने पहले वाले कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो वो भी कंटिन्यू करेगा बीइंग अ कंपनी। अब कहां कहां कंपनी अप्लाई होता है? ऑल द कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, यानी इस एक्ट में जो कंपनीज रजिस्टर होगी प्रोसेस फॉलो करते हुए, उनको कंपनी मानेंगे। जो पिछले कंपनीज एक्ट चल रहे थे, जिसके अंदर अपन ने एक रीसेंट जो लास्ट कंपनीज एक्ट था 1956, उसमें भी जो कंपनी रजिस्टर्ड थी, उसको भी अपन 2013 के अंदर वापस कंपनी फॉर्म में रजिस्टर मानेंगे। नेक्स्ट, बैंकिंग कंपनी, एज लॉन्ग एज इट डजंट क्लैश विद द बैंकिंग लॉज। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का है। तो अगर कोई ऐसी कंपनी है जो उस लॉ को फॉलो नहीं कर रही, या उसमें रजिस्टर्ड नहीं है, जो पहले कंपनीज एक्ट में किसी को रजिस्टर करते हैं वो कंटिन्यू कर रहा है, ऑल्दो सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं, सारे चेंजेस हो चुके हैं, बट स्टिल अगर कोई ऐसी सिचुएशन है, सो बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखेंगे, बैंकिंग हुआ, चाहे इंश्योरेंस हुआ, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हुआ,
अगर किसी कारणवश आप उनकी डेफिनेशन के अंदर कंक्लूड नहीं हो रहे तो आपको कंपनीज फॉर्म में रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा आफ्टर फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस। लास्ट आपको मिल जाएगा एनी अदर स्पेशल लॉ ओनली इफ देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। हर जगह अगर आपको देखोगे साथ साथ में उनके खुद के एक्ट बने हुए, बैंकिंग के लिए बैंकिंग बना हुआ है, सेम वे इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस के एक्ट बने हुए। अगर वहां किसी कारणवश किसी रीजन से आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, इनिशियली आप कंपनी फॉर्म में रजिस्टर करोगे, फिर आप चाहो तो दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर जा सकते हैं। नेक्स्ट आपको फीचर्स ऑफ कंपनी बता रखा है। जैसे अपन ने डिस्कस करा, कंपनी रजिस्ट्रेशन का ड्यू प्रोसेस फॉलो करने के बाद आप ये सारे फीचर्स आपके पास कंपनी के आ जाते हैं। कुछ फीचर्स अपन ने अपने बेसिक 11th-12th के अंदर पढ़े हुए हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहला आ जाता है आपका सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है? बिजनेस और ओनर्स क्या क्या है? अलग। क्लियर? वही चीज आपको आगे शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन दे रखा है, दैट इज कंपनी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स इन द आईज ऑफ लॉ। नेक्स्ट आपको बता रखा है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या हो जाता है? मेंबर में कम मेंबर में गो बट कंपनी गोज ऑन फॉरएवर, यानी मेंबर्स के आने जाने से कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो वही चीज बताई गई अपन को, कंपनी कंटिन्यूज इवन इफ द मेंबर्स डाई और चेंज। नेक्स्ट आपको बता रखा है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या हो जाता है? मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी। अब लिमिटेड लायबिलिटी में दो तरीके से हो जाता है, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब ये हो जाता है जितना आपका अनपेड अमाउंट है ऑन द शेयर्स दैट यू हैव टेकन और यू हैव परचेस्ड, उतनी आपकी जिम्मेदारी रहेगी। फॉर एग्जांपल आपने 10 रुपए का एक शेयर खरीदा जिसपे 5 रुपए आपने पे कर दिया, तो अब आपकी लायबिलिटी कितनी है? 5 रुपए। एंड मैक्सिमम आपकी लायबिलिटी कितनी थी? 10 रुपए। दैट इज लिमिटेड बाय शेयर्स। सेकेंड आ जाता है आपके लिए लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी मोस्टली तब यूज किया जाता है जब आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट अश्योर करा है कंपनी को, जो आप पे करोगे कंपनी को टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। अगेन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की डेफिनेशन समझना, क्योंकि आगे जाके टाइप्स ऑफ कंपनी में आपको वापस वो चीज बताई जाएगी। यानी द अमाउंट विच द मेंबर्स अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। ये चीज लिख लो एक बार आप, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। आगे जाकर आपको बताया जाएगा बट स्टिल फॉर द डेफिनेशन सेक एंड आपको याद हो जाए, लिखते हुए अपन साथ में चलेंगे। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इसमें आप समझ रहे हैं कि आपके मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी रहेगी अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो। लिखो द अमाउंट दैट द मेंबर्स undertake to contribute to the assets of the company in the event of winding up वाइंडिंग अप का मतलब क्या हो जाता है? जब कंपनी बंद होने के प्रोसेस में है तब मेंबरसी, जब भी कंपनी बंद होती है प्रोसेस क्या फॉलो किया जाता है? एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है। लिक्विडेटर कौन होता है? जो एसेट्स मैनेज करके उसको इस तरीके से यूटिलाइज करता है ताकि मैक्सिमम लायबिलिटीज कंपनी की पे ऑफ हो सके। तो उस टाइम जो पैसा आपसे मंगाया जाता है, ये सिर्फ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के केस में होता है कि मेंबर्स को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा? फॉर एग्जांपल आपने लायबिलिटी ली कि मैं 1 लाख रुपए दूंगा जब कंपनी वाइंडिंग ऑफ में जाएगी, तो जब कंपनी वाइंडिंग ऑफ में जाएगी आपको कितना पैसा देना पड़ेगा? 1 लाख रुपए देना पड़ेगा टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी, यानी वो कंपनी के एसेट का फॉर्म बनेगा एंड वो किस लिए यूज किया जाएगा? टू पे ऑफ द लायबिलिटी। एंड इन द सेम वे अगर शेयर कैपिटल वाली कंपनी है तो उसमें जितना पैसा आपका बाकी है उतना पैसा आपसे वापस मंगाया जा सकता है इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप में इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे लास्ट में पैसा मिलता है, तो अगर बच गया तो मिलेगा, नहीं बचा तो पहले आपसे वापस पैसा मंगा लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपसे 2 रुपए लेने अभी बाकी है, फाइनल कॉल अभी बाकी है, तो 2 रुपए मंगाया जाएगा, एसेट में डाला जाएगा, लायबिलिटीज का पेमेंट किया जाएगा एंड अगर नेट सेटल हो रहा होगा तो नेट सेटल करके आपसे मंगाया जाएगा। क्लियर? थर्ड आ जाता है आपका लिमिटेड लायबिलिटी, अपन ने डिस्कस कर लिया। फोर्थ आ जाता है आपका इनकॉर्पोरेशन, दैट इज कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। उसके बाद ही कंपनी का एग्जिस्टेंस स्टार्ट होगा।
नेक्स्ट ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, यानी शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल पब्लिक कंपनी के केस में, प्राइवेट के केस में आपका ट्रांसफरेबिलिटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपके लिए कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब क्या हो जाता है, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो साइन करने के लिए उसके बिहाफ पे किसी पर्सन को अपॉइंट किया जाता है। यूजुअली कंपनी के डॉक्यूमेंट्स क्योंकि कंपनी खुद ऑथराइज करेगी तो उसके बिहाफ पे कॉमन सील अफिक्स की जाती है। अगर कॉमन सील नहीं है तो अपन ने समझा था ये चीज को कि 2 डायरेक्टर्स के साइन होने चाहिए, जहां पर कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट मैंडेटरी हो गया है तो एक डायरेक्टर एक सेक्रेटरी भी मिलकर डॉक्यूमेंट्स को ऑथराइज कर सकता है। नेक्स्ट आ जाता है आपके लिए आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, जिसका मतलब क्या हो जाता है, ये सारे बेसिक्स है जो आप पढ़ के आ चुके हैं। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का मतलब यस लॉ के अकॉर्डिंग बनाया गया है, उसके पास नॉर्मल पर्सन की तरह सारी राइट्स आ जाती है एक्सेप्ट फ्यू राइट्स, दैट इज राइट टू वोट, राइट टू मैरी और गेट डिवोर्स। ये सारी चीजें ह्यूमन बीइंग के पास रहती है। अदर देन दैट सारे के सारे राइट्स जैसे ह्यूमन बीइंग्स के पास रहते हैं वैसा कंपनी के पास भी आ जाता है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल इसलिए बिकॉज इट इज क्रिएटेड थ्रू अ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। नेक्स्ट आ जाता है आपके लिए प्रॉपर्टी ओनरशिप, यानी कंपनी खुद के नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है। नेक्स्ट आ जाता है आपके लिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट, यानी कंपनी को मैनेज करने के लिए आप स्पेशल पर्संस को अपॉइंट करते हैं, दैट इज नोन एज योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो इलेक्ट किसके द्वारा किए जाएंगे, बाय द शेयर होल्डर्स इन द मीटिंग। नेक्स्ट कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड, यानी कंपनी क्योंकि सेपरेट लीगल पर्सन है, कंपनी के ऊपर केस भी हो सकता है एंड कंपनी भी चाहे तो किसी के ऊपर केस कर सकती है खुद के नाम पे। क्लियर? सो ये आपके फीचर्स हो गए कंपनी के। ये सारे फीचर कंपनी तभी एक्वायर करती है जब उसका रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन का एक बेसिक प्रोसेस आउटलाइन अपन ने समझ लिया। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो अपने लिए आ जाती है दैट इज योर टाइप्स ऑफ कंपनीज। यस सर। नाम चेंज का प्रोसेस लेटर ऑन डिस्कस किया जाएगा। नाम चेंज के प्रोसेस में 2 चीजें हो जाती है, एक तो आप वॉलंटरीली नाम चेंज कराना चाहते हो और एक कोई इशू हो गया जिस वजह से कंपलसरी आपको नाम चेंज करना पड़ रहा है, उसका प्रोसेस अलग अलग तरीके से चलता है। ये सारे पार्ट आपके मेमोरेंडम के अंदर आते हैं, ये सारे क्लॉजेज आपके मेमोरेंडम के अंदर आते हैं। तो मेमोरेंडम किस तरीके से ऑल्टर होता है सबका एक अलग प्रोसेस रहता है जो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर? बेसिक आपका बिजनेस फॉर्म जो आपने पढ़े थे जिसमें कंपनीज के बारे में आपको बताया गया था। चलो टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ कंपनी, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी के अंदर अपन ने जो गारंटी वाला डिस्कस करा था वो यहाँ पर अपन को बताया गया। सबसे पहला कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या हो जाता है, आपकी लायबिलिटी कितनी, अनपेड ऑन द अमाउंट ऑफ शेयर्स। सो सेक्शन 2 क्लॉज 22 लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स हेल्ड बाय मेंबर्स। लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स कितनी, लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट। कैपिटल कैसा, शेयर कैपिटल। कॉमन यूजेस प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के केस में एग्जांपल आपको बताया गया। अगर 100 शेयर है 10 रुपए के, आपने 7 रुपए का पेमेंट कर दिया, बाकी लायबिलिटी 3 रुपए की रही एंड वो मल्टीप्लाई करोगे विद द नंबर ऑफ शेयर्स तो आपकी टोटल लायबिलिटी कितनी आ गई, 300 रुपए की। नेक्स्ट आपको बताया गया कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी की डेफिनेशन अभी अपन ने लिखी कि मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी रहती है, that they undertake to contribute to the assets of the company in the event of winding up. So liability is limited to the amounts member guarantee to contribute in the event of winding up. Limited to guaranteed amount only when wound up, यानी winding up के अलावा मेंबर से पैसा नहीं लिया जा सकता। यूजुअली नो शेयर कैपिटल, एनजीओ, क्लब्स या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इस तरीके का कैपिटल स्ट्रक्चर यूज करते हैं या लायबिलिटी फॉर्म यूज करते हैं। इफ बी गारंटीज 5000 ही पेज ओनली व्हेन द कंपनी इज वाउंड अप एंड पेमेंट भी कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपए। नेक्स्ट आपका आ जाता है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी के अंदर मेंबर्स की लायबिलिटी फिक्स नहीं होती, सो नो लिमिट ऑन मेंबर्स लायबिलिटी। पर्सनल एसेट्स कैन बी यूज टू मीट द कंपनीज डेट, बट ये फॉर्म ऑफ कंपनी अब ज्यादा यूज नहीं होती। सबसे ज्यादा यूज किया जाता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। शेयर्स में भी पहले आपसे पार्ट्स में पैसा मंगाया जाता था, अब पार्ट्स में पैसा नहीं मंगाया जाता, अब एक साथ आप पूरा का पूरा पैसा दे देते। अनलिमिटेड लायबिलिटी रहते हैं, मेंबर्स आर पर्सनली लायबल फॉर ऑल द डेट्स, मे और मे नॉट हैव शेयर कैपिटल। बहुत कम यूज किया जाता है, यूज्ड इन हाई ट्रस्ट बिजनेस ग्रुप्स, जहां पर एक दूसरे पे आपको बहुत ज्यादा भरोसा होता है, बट ये एक्सेप्शनल केसेस में होता है, अदरवाइज ये यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, प्राइवेट, पब्लिक और 1 पर्सन कंपनी। प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या हो जाता है, जैसे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स क्या है, 2, मैक्सिमम आपके यहाँ पर 50 है बट 200 हो गए हैं।
साथ ही साथ प्राइवेट कंपनी के अंदर आपको रिस्ट्रिक्शन है ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, यानी शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते। स्मॉल बिजनेस सेटअप यूज कर सकता है, कैन नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू शेयर्स, रिस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड मिनिमम देयर शुड बी हाउ मेनी मेंबर्स, 2 मेंबर्स। नेक्स्ट आपका पब्लिक कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 71, मिनिमम मेंबर्स इसमें 7, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। लार्ज कॉर्पोरेशंस लाइक टाटा एंड इन्फोसिस इस तरीके का कैपिटल फॉर्म यूज करते हैं। कैन इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स, शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल एंड मस्ट हैव मिनिमम ऑफ 7 मेंबर्स। 1 पर्सन कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 62, 1 पर्सन के केस में एक ही मेंबर होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप जो चलाता है उसको ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि 1 पर्सन के फॉर्म में कंपनी को स्टैब्लिश कर सकता है। स्पेशल रिक्वायरमेंट इसके केस में हो जाती है, आपको एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ता है जो आपके बाद आपका बिजनेस कंटिन्यू करेगा। So can be formed by single person, only 1 person, no requirement for other shareholders. And next is your limited liability for the sole member. Additional points इसके अच्छे से पढ़ना, ये सिर्फ OPC के केस में एप्लीकेबल रहते, बाकी के केसेस में एप्लीकेबल नहीं रहते। A 1 person company is a single person to form a company and it must have a nominee. The nominee is someone who is appointed by the sole member when the company is being formed. The nominee's role is to take over the company if the sole members dies or becomes incapacitated. यानी अनसाउंड माइंड का हो गया या ऐसी कोई सिचुएशन आ गई जिसमें वो बिजनेस कैरी आउट नहीं कर सकता, तो उसके बिहाफ पे बिजनेस कौन कैरी आउट करेगा? नॉमिनी। नेक्स्ट, द सोल मेंबर मस्ट मेंशन द नॉमिनीज नेम इन द MOA when registering the company. Additionally, the nominee must provide written consent to act as nominee at the time of इनकॉर्पोरेशन। यानी आप नाम दे दोगे, साथ ही साथ आपको क्या लेना पड़ेगा? उसका कंसेंट, कि वो भी नॉमिनी एक्ट करना चाह रहा है। इंपॉर्टेंटली, द नॉमिनी डज नॉट हैव एनी राइट और कंट्रोल ओवर द कंपनी व्हाइल द सोल मेंबर इज अलाइव। यानी जब तक मेंबर जिंदा है तब तक नॉमिनी के पास कोई भी राइट नहीं आएगा। मेंबर के जाने के बाद ही नॉमिनी एक्टिव होगा एंड वो सारे के सारे बिजनेस को संभाल पाएगा। द नॉमिनीज रोल ओनली बिकम्स एक्टिव आफ्टर द मेंबर्स डेथ if they become unable to manage the company. The nominee does not automatically become a director, but if required, they can be appointed as director. Later on, followed a proper procedure. If the sole member wishes, they can change the nominee at any time by notifying to the ROC and updating the MOA. MOA आपके लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ROC क्योंकि आपकी मेन अथॉरिटी है जो आपको चलने का, आपके रजिस्ट्रेशन का सारा परमिशन आपको देती है, तो अब आपको हर एक छोटी इंफॉर्मेशन जो कंपनी में चेंज हो रही है वो सबसे पहले किसको बतानी पड़ेगी? ROC को बतानी पड़ेगी। OPC कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 8 कंपनीज नॉर इट कैन फंक्शन एज NBFC। सेक्शन 8 कंपनीज हो जाती है जो नॉट फॉर प्रॉफिट बनाई गई है, चैरिटेबल पर्पस के लिए जो कंपनीज बनाई जाती है, दैट इज योर सेक्शन 8 कंपनीज। सो आप इसको सेक्शन 8 या NBFC दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये अपन को बताया गया है। OPC के केस में एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, दैट इज नॉमिनी के लिए मिनिमम रेजिडेंशियल कंडीशन हो जाती है, दैट इज नॉमिनी रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का। उसके लिए कंडीशन ये है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में वो 120 दिन इंडिया में रहा हुआ होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो एज अ नॉमिनी अपॉइंट नहीं किया जा सकता, रेजिडेंट को ही आप नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हो। नेक्स्ट, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, सेक्शन 2 क्लॉज 46, जिसके अंदर होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी का रिलेशन बताया गया। होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए 3 क्राइटेरिया होते हैं अपने लिए, साथ में समझते हुए चलना। सबसे पहला, अगर एक कंपनी का दूसरी कंपनी में मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है, दैट इज 51% या उससे ज्यादा। सेकंड क्राइटेरिया, मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का क्राइटेरिया या पावर आपके पास है। एंड तीसरा जो आपका आ जाता है, दैट इज मोर ऑफ अ टंग ट्विस्टर, दैट इज सब्सिडरी ऑफ अ सब्सिडरी इटसेल्फ इज अ सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी। एग्जांपल अपन ने लिया, ए की सब्सिडरी बी है एंड बी की सब्सिडरी सी है, तो सी ऑटोमेटिकली किसकी सब्सिडरी बन जाएगी? ए की सब्सिडरी बन जाएगी। ये सारे क्राइटेरिया की अब एक बार अपन रीडिंग लगाते हैं। होल्डिंग कंपनी एज अ कंपनी दैट कंट्रोल्स वन और मोर अदर कंपनीज, जिसके कंट्रोल में दूसरी कंपनीज भी आ जाती है। सब्सिडरी कंपनी विच इज एसेंशियल टू डिटरमाइन द कंट्रोल मैकेनिज्म बाय द होल्डिंग कंपनी। अ सब्सिडरी कंपनी इज अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी हैज कंट्रोल, which typically means the holding company owns more than 50% of subsidiary share or voting right.
मोर देन 50% का मतलब यहाँ पर 51 ही आपका हो जाएगा। सो 51% या उससे ज्यादा किसी में आपका शेयर कैपिटल है तो मेन कंपनी होल्डिंग मानी जाएगी, एंड जिसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो आपकी मानी जाएगी सब्सिडरी। फीचर्स क्या बता रखे हैं? सब्सिडरी इज कंट्रोल्ड बाय द होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी हैज मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स इन द सब्सिडरी, गिविंग इट कंट्रोल ओवर द की बिजनेस डिसीजन। A subsidiary operates under the direction of the holding company, यानी मेजॉरिटी डिसीजन मेकिंग किसके पास है? होल्डिंग के पास, दैट इज मेजॉरिटी, डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की पावर। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडरी विल बी कंसोलिडेटेड विद दोज ऑफ होल्डिंग कंपनी, यानी होल्डिंग के रिकॉर्ड्स, बैलेंस शीट, पीएनएल जहां उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पे रहेंगे, साथ में सब्सिडरी के भी रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे, क्योंकि मेजर कंट्रोल किसके पास है? होल्डिंग के पास। अब नेक्स्ट आ जाता है आपके लिए एसोसिएट कंपनी। होल्डिंग और सब्सिडरी एंड एसोसिएट में बेसिक फर्क ये हो जाता है, वहां पर आपका शेयर कैपिटल का क्राइटेरिया 51% या उससे ज्यादा, यहां पर आपका 20% से ज्यादा बट 50 से कम, तो आप क्या माने जाओगे? एसोसिएट कंपनी, जिसमें बेसिकली मतलब ये हो जाता है आपके पास सिग्निफिकेंट डिसीजन मेकिंग आ गई। 20% या ज्यादा का आपके पास शेयर कैपिटल है तो हर चीज में आपका से रखा जाएगा, आपकी बात मानी जाएगी। सो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन के अंदर आ गया होल्डिंग सब्सिडरी, एंड दूसरा आ गया आपके लिए एसोसिएट कंपनी। इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मींस अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस यानी 20% स्टेक आपके पास है तो आपका हर चीज में आपका एक वेटेज रहेगा। यूजुअली कंपनी के अंदर सारे डिसीजन किस तरीके से लिए जाते हैं? मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन पास करके। मीटिंग यानी बोर्ड मीटिंग भी होती है एंड आपकी शेयर होल्डर्स की भी मीटिंग होती है, डिसीजन मेजरली शेयर होल्डर की मीटिंग में लिए जाते हैं। अब आपके पास 20% शेयर होल्डर्स है या आपके पास 20% स्टेक है कंपनी का, तो हर डिसीजन में आपका व्यू माना जाता है मोस्टली, इसलिए यहां पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बताया गया। बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी ऑफ द कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस एंड इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या हो जाता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना एंड ये याद कर लेना, क्योंकि इसका क्राइटेरिया यही है 20% या उससे ज्यादा का शेयर कैपिटल में, या कंट्रोल इन द पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट। वहां पर कितना था? 50% या उससे ज्यादा। यहां पर कितना है? 20% या उससे ज्यादा बट 50 से कम होना चाहिए। 50 से ज्यादा चले गए तो आप होल्डिंग सब्सिडरी के रिलेशन में चले जाओगे। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी जिसकी शेयर्स रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, जिनकी डीलिंग की जाती है, दैट इज एनएसई और बीएसई। एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई हो गया आपके लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सो वहां पर अगर आपके शेयर्स लिस्टेड कर रखे हैं, जिनकी ट्रेडिंग चल रही है, तो आप लिस्टेड कंपनी हो। अदर देन दैट सारी कंपनी क्या हो गई? अनलिस्टेड कंपनी। So a listed company is a company whose shares are traded on a stock exchange like BSE or NSE. It means the general public can buy and sell its shares in the market. Example Tata, Infosys and HDFC. Points आपके क्या हो गए? Shares listed on stock exchange can raise money from the public. Must follow SEBI. SEBI का full form Stock Securities Exchange Board of India. एंड मस्ट हैज टू पब्लिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रेगुलरली। जैसा अपन ने डिस्कस करा, एमसीए की वेबसाइट पे आपके सारे फाइनेंशियल्स वहां पर अवेलेबल रहेंगे। पब्लिक डोमेन में आपको सारे फाइनेंशियल्स देने पड़ेंगे, इवन आपकी वेबसाइट पे भी आपके सारे फाइनेंशियल पब्लिश होंगे, क्योंकि पब्लिक कंपनी पब्लिक डील करेगी, तो जब चाहे वो जाकर उस चीज को रिकॉग्नाइज कर सकता है। नेक्स्ट आ जाता है आपके लिए अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी का मतलब जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, जिसके शेयर्स की ट्रेडिंग नहीं चलती। An unlisted company is a company whose shares are not available on any stock exchange. It cannot sell shares to the general public in the open market, जिसके अंदर प्राइवेट कंपनी आपका आ जाता है। पब्लिक के थ्रू रेज नहीं कर सकते, लिस्टिंग रिक्वायरमेंट आपके लिए नहीं रहती। लास्ट आ जाता है आपके लिए अदर फॉर्म्स ऑफ कंपनी, जिसमें सबसे पहला आ जाता है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब जिसके अंदर 51% या उससे ज्यादा का शेयर कैपिटल किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। अब गवर्नमेंट कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों का मिलाकर, तो वही चीज आपको गवर्नमेंट कंपनी के अंदर बताई जाएगी। गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी इन विच 51% और मोर ऑफ पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जॉइंटली बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इट इंक्लूड्स अ सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट एज वेल। नेक्स्ट आ जाता है आपके लिए फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी का मतलब जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस या रजिस्ट्रेशन बाहर हो रखा है बट जिसकी फंक्शनिंग इंडिया में है, दैट पर्टिकुलर कंपनी इज नोन एज फॉरेन कंपनी। मींस अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेटेड विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया और कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर।
नेक्स्ट वाली अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, दैट इज सेक्शन 8 कंपनीज। सेक्शन 8 अभी अपन ने ऊपर देखा था, ओपीसी को आप सेक्शन 8 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सेक्शन 8 कंपनीज का मतलब क्या हो जाता है, जो चैरिटेबल पर्पस के लिए बनी है। इनको लाइसेंस सेंट्रल गवर्नमेंट देगी एंड इनका लाइसेंस रिवोक भी अगर किया जाएगा तो कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। पढ़ते हैं, पर्पस क्या हो जाता है, प्रमोशन ऑफ चैरिटी, एजुकेशन, आर्ट, साइंस एक्सेट्रा। प्रॉफिट ये लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, जैसे नॉर्मल कंपनीज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है टू द शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। सेक्शन 8 कंपनी अगर कुछ कमा भी रही है तो वापस उसी पर्पस के लिए, फॉर एग्जांपल आपने क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए कोई क्लब बनाया, तो आप जो भी पैसा कमा रहे हो वापस कहां लगाया जाएगा, क्रिकेट के प्रमोशन के लिए लगाया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। लाइसेंस आपको रिक्वायर्ड है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोसेस आपको आरओसी का फॉलो करना पड़ेगा। मे नॉट यूज लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, यानी नाम के एंड में आपको यूज करना पड़ता है, यहां पर आपको यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी कंपनी चैरिटेबल पर्पस के लिए बनी है, तो आप क्लब या कोई भी और फॉर्मेट का नाम यूज कर सकते हैं। लीगल स्टेटस सेम कंपनीज एक्ट की तरह रहती है। रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, क्योंकि लाइसेंस आपको कौन दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो कैंसिलेशन भी कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों करेगा, आपको जिस पर्पस के लिए इतने सारे बेनिफिट्स दिए गए थे वो पर्पस ही आप नहीं कर रहे, क्रिकेट के प्रमोशन के लिए बनाया गया, आप क्रिकेट का प्रमोशन नहीं कर रहे, तो आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है, या जो भी एक्ट में मेंशन्ड है वो रूल्स आप फॉलो नहीं कर रहे। द कंपनी वायलेट्स एनी कंडीशंस ऑफ द लाइसेंस और द कंडक्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर कंडक्टेड अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। नेक्स्ट, डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी का मतलब, डोरमेंट का मतलब क्या होता है, हाँ डोरमेंट क्या होता है, यानी उसका पार्टिसिपेशन नहीं है। सेम वे डोरमेंट कंपनी का मतलब क्या हो जाता है, ऐसी कंपनी जो अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर रही। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई कंपनी बनाई है लैंड परचेज करने के लिए एंड डेवलपमेंट करने के लिए, तो आपका बिजनेस क्या होना चाहिए, जगह परचेज करना, कंस्ट्रक्शन मटेरियल परचेज करना एंड बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करके उसको सेल करना। अब आप ये सारी बिजनेस एक्टिविटीज नहीं कर रहे, आप क्या काम कर रहे हो, गवर्नमेंट की कोई फीस है उसका पेमेंट कर देते हो, सीए की कोई फीस है वो पेमेंट कर रहे हो, यानी आपका कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है, तो आप डोरमेंट कंपनी क्लासिफाई किए जाओगे। पढ़ते हैं, a company which has no significant accounting transaction is called a dormant company. Significant accounting transaction means any transaction other than RAM. RAM के अंदर क्या क्या आ गया, payment of fees by a company to the registrar. Second, payment made by it to fulfill the requirement of this act or any other law. Next, allotment of shares to fulfill the requirement of this act and maintain payment of maintenance of his office and records. यानी जो आपका बेसिक खर्चा है जिंदा रहने के लिए वो तो आप कर रहे हो, बट बिजनेस ट्रांजैक्शन कुछ भी आप नहीं कर रहे। नेक्स्ट, इनएक्टिव कंपनी, अगर 2 साल तक आप अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स या रिपोर्ट सबमिट नहीं करते तो आपको क्या क्लासिफाई कर दिया जाएगा, इनएक्टिव कंपनी क्लासिफाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, निधि कंपनी, जो आपने इकोनॉमिक्स में क्लास 12th में पढ़ा होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं, पैसा पूल करते हैं एंड वो यूटिलाइज किया जाता है। सेम वे निधि कंपनी बनाई इसलिए जाती है टू प्रमोट द हैबिट ऑफ सेविंग, तो छोटे छोटे कॉर्पस इकट्ठा करके एंड उसको यूटिलाइज करना, ये बेसिक पर्पस आपका रह जाएगा निधि कंपनी का। स्मॉल कंपनी का क्राइटेरिया टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, कहीं मॉड्यूल में पुराना भी दे रखा है, कहीं मॉड्यूल में नया भी दे रखा है, अभी के लिए क्राइटेरिया आपका यही है। अ स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी is a special category of private company defined under section 2 clause 85 of the Companies Act. It enjoys lesser compliance requirement compared to the other company and इसका क्राइटेरिया जो आपको बता रखा, पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 4 करोड़ एंड टर्नओवर एज पर लास्ट पीएनएल डज नॉट एक्सीड 40 करोड़, तो आप स्मॉल कंपनी की कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई किए जा सकते हो। लास्ट फॉर्मेट अपने लिए जो आ गया इसके अंदर कंपनी का टाइप्स, दैट इज पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एज द वर्ड सजेस्ट, गवर्नमेंट की अथॉरिटीज जिसका मेन काम है फाइनेंस प्रोवाइड करना, इससे ज्यादा आपको डिटेल में इसको जानने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफाइड और नोटिफाइड, स्पेसिफाइड के अंदर क्या क्या आ जाती है, एलआईसी आ गया, आपका यूटीआई आ गया जो पहले से फंक्शन कर रहे हैं। नोटिफाइड जो बाद में गवर्नमेंट उसमें कंट्रोल लेकर एंड चलाती है, मेन पर्पस यही हो जाता है पब्लिक को कंसेशनल रेट पे या रीजनेबल रेट पे फाइनेंस फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना। तो ये होता है अपना आज का टॉपिक कंक्लूड, जिसके अंदर बेसिकली अपन ने पढ़ा कंपनी की डेफिनेशन, कंपनी के फीचर्स एंड 5 क्लासिफिकेशन अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनीज। क्लियर?